हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीएसएफ। आज के इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं। अब ये हम किसके लिए, सीटेट के लिए कर रहे हैं। देखो, इस बार बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया था और आप लोगों ने कमेंट में बताया भी नहीं कि कैसे मार्क्स आए। आपने कुछ भी नहीं बताया। एसएसटी में मैंने काफ़ी कुछ कराया था, पूरा एनसीईआरटी और क्वेश्चन भी सब कुछ। तो इस बार भी उससे उससे कई गुना ज़्यादा एनर्जी से किया जाएगा। कुछ लोगों का 1-2 नंबर से रहेगा, किसी का 5 नंबर से। तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार हम पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से पूरा क्वेश्चंस को भी चैप्टर वाइज लगाते चलेंगे। तो इस बार का थोड़ा स्ट्रेटजी अलग रहेगा। तो हम शुरू करते हैं दिसंबर 2025 के लिए, जुलाई में जो हो रहा है उसके लिए है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा देखने के बाद और सब्सक्राइब करिएगा। जो भी आपको डाउट होगा या फिर जो भी आप उसे ज़रूर पूछिएगा। चैप्टर का नाम है क्या, कब और कहाँ, कैसे। ठीक। राशिदा एक बार अखबार पढ़ रही थी, उसकी अचानक निगाह एक किस पे पड़ी, एक सुर्खी पे पड़ी। 100 साल पहले की मतलब कोई चीज़ थी, उस पे पड़ी। तो वो सोचने लगी, लोग कैसे जान सकते हैं कि ये इतना मतलब पुराना कैसे है, कैसे पता लगा। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था। देखो, कल क्या हुआ था, हम रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, अखबार पढ़ते। जैसे अभी कैलिफोर्निया में आग लगा हुआ, लॉस एंजल्स में आग लगा हुआ है, तो हम कैसे टीवी में ही देख रहे हैं ना, अखबार में या न्यूज़ में या रील्स में। तो ऐसे साथ ही ये जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, ये भी जानने के लिए हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति से बात करते हैं या फिर बहुत सी, जैसे किसी के बचपन की बात होती है। अब मतलब जब हम लोग बुढ़े हो ही रहे हैं, अब कुछ दिन बाद जब हमारे बच्चे के बच्चे पूछेंगे कि आपके टाइम पे कोरोना कैसे आया था, कैसे लॉकडाउन लगा था, तब हम उनको बताएंगे ना कि हम ही लोग तो जो मतलब देखा होगा वो बताएगा ऐसा हुआ था। लेकिन हम अतीत के बारे में कैसे पता करते हैं, अब हम आज इसके बारे में देखते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक, शिकारी और पशुपालक और कृषक और व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार और फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे, कैसा नाटक करते थे, कैसे जो लोग को साक्ष्य मिले हैं। देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन जो हर बार पूछता है कि लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रह रहे थे। कहाँ? नर्मदा नदी। कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पे रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों से के विशाल संपदा से परिचित थे। मतलब कि जंगल में कहाँ पे क्या लकड़ी पाया जाए, कहाँ पे पानी है, कौन सा रसभरी कहाँ से होगा मिलेगा, कहाँ पे कंद मूल मूल बैर मिलेगा, ये लोग एकदम अच्छे से परिचित थे। और कहाँ रहते थे, अब जहाँ रहेंगे हम लोग, जाहिर सी बात है परिचित हो जाएंगे। अभी हम लोग के गाँव में बताएंगे फलनवा बिटिया है, बेटवा है, ऐसे ही तो होता है ना, इस तरह से। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे। क्या करते थे? इकट्ठा करके रखते थे सब कुछ। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। आखेट मतलब शिकार। उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी क्षेत्र में ऐसे स्थान है जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, कहाँ पे? सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में। ये सब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, बीपीएससी तो दोगे यार, बीपीएससी ट्री 5 आने वाला है आप लोग के बाद, तो उसके लिए पढ़ो। ठीक। लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया था। गेहूं और जौ जैसी फसलें कहाँ पे उपजाना शुरू किया था? सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में। किसने? स्त्री और पुरुषों ने, 8,000 वर्ष पूर्व। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पालतू पालतू को बनाना शुरू किया था, पशुओं को। इन्होंने किसको, कौन से पशु को पालतू बनाना शुरू किया था, पाला था? भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे। ठीक है। ये लोग कहाँ रहते थे? गाँव में रहते थे। कहाँ पे? गाँव में। उत्तर पूर्व में देखो, उत्तर पूर्व में क्या था? गारो तथा मध्य भारत में बिंद की पहाड़ियों का पता लगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके, अब यहाँ से क्या, ये ऐसे कुछ क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ था। कहाँ से? उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में पहाड़ी, जहाँ पे सबसे पहले चावल उपजाया गया था। चावल सबसे पहले कहाँ पे उपजाया गया था? वे स्थान बिंद के उत्तर में स्थित थे। ठीक है। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य में बिंद की पहाड़ी में चावल सबसे पहले उपजाया गया था। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास। सहायक नदियां उन, देखो सहायक नदियां मतलब मान लीजिए हमारी गंगा नदी, इसकी छोटी छोटी सहायक नदियां जैसे यमुना हो गई और सारी चीज, गोमती वगैरह हो गई, ये सब मिलके आके इस छोटी छोटी नदियां मिल रही है, उसी में फ्लो में बह रही है, तो उसकी क्या होंगी? हेल्पिंग रिवर होंगी। हेल्पिंग रिवर कहते हैं हम इनको। तो इस तरह होती है सहायक नदियां। देखो, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। देखो, कौन सी नदियों के किनारे? सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व नदियों के किनारे आरंभिक नगर जो थे वो फले फूले। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे कब फले फूले? इसका विकास कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। सिंधु का याद रखना और गंगा का याद रखना। गंगा 2500 वर्ष पूर्व हुआ है और सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों को 4700 वर्ष पूर्व, इनके किनारे आरंभिक नगर फले फूले।
गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब सोन मोस्ट इंपॉर्टेंट। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के प्राचीन क्षेत्रकाल को मगध कहते हैं। वर्तमान ये बिहार में था, मगध जो था। मगध साम्राज्य बहुत बड़ा था, मगध महाजनपद था, ठीक। उस जैसे मगध जैसे राज्यों पे चंद्रगुप्त मौर्य बहुत सारे लोगों ने शासन किया था, उदयन ने, ये सब लोग। गंगा तथा इसकी सहायक नदी। गंगा के दक्षिण में नदियों तथा इसके सहायक आसपास के क्षेत्र में मगध था। ये मगध क्षेत्र सोन नदी के आसपास था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य का स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोगों ने सदैव मतलब मान लीजिए इस उपमहाद्वीप से उप उपमहाद्वीप में यात्रा लोग शुरू से ही करते थे, अभी भी लोग ट्रेवल करते हैं उस तरह से। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदी तथा समुद्रों के कारण जोखिम भरी होती थी, फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। इतना जोखिम भरा होता तो तब तो डेवलप नहीं था, पता नहीं कहीं डूब जाते थे, लेकिन तब भी उनके लिए संभव नहीं, मतलब असंभव नहीं था, वो लोग घूमते रहते। अतः कभी कभी लोग काम की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पे, मतलब बाढ़ उड़ा जाता था, सूखा उखा पड़ जाता था, तो सब चीज़ खत्म हो जाता था, जंगल खराब हो जाता था, तो दूसरी जगह चले जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती। कभी कभी सेनाएं, जैसे मान लो तुम्हारा कहीं बर्मा में युद्ध हुआ तो इंडियन सोल्जर्स को हम भेजेंगे ना, तो म्यांमार वगैरह में, बांग्लादेश में, इस तरह से। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपनी मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे अभी सामान जाता है यहाँ से, चीनी जाता है, चावल जाता है दूसरे देशों में, उस तरह से। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा कस्बे दूसरे कस्बे में जाते थे। धार्मिक गुरु जो थे लोगों को शिक्षा देते थे, सलाह देते थे, यहाँ पे इस गांव में आज दिए तो उस गांव में, उस फिर कभी इस जगह पे, कभी उस कस्बे में। कुछ लोग नए रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश यात्रा भी, कुछ लोग मतलब कुछ लोगों को डिस्कवरी करने की बहुत ज़्यादा मतलब पसंद था, तो वो लोग क्या किए, ये करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। मतलब इन सभी यात्राओं से विचार, मतलब कि एक दूसरे का विचार जाने, कौन चीज़ कहाँ पे पाया जाता है। देखो, पहाड़ी, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने जैसे चाहा वैसा कर सके, वे पर्वतीय ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं पे बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग जो थे पत्थर को तराशने लगे, संगीत रचे और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके बनाने के बारे में एक दूसरे को विचारों को अपनाते रहे। मतलब किसी को बहुत, जैसे कि कोई बहुत नॉर्मल दाल चावल खाता है, फिर साउथ इंडिया जाके वहाँ से साउथ इंडियन फूड सीख के आया, इडली डोसा सांभर, इस तरह से सांस्कृतिक। जैसे अब हम लोग यहाँ भोजपुरी बोलते हैं अपने घर पे, और लोग वहाँ से जाके तमिल तेलुगु सीख के आए, और जब फिर उसके बाद शहर में जाए एकदम खड़ी हिंदी बोलने लगे, और हम लोग तो पक्के भोजपुरी बोलते। तो इसी तरह से आदान प्रदान हुआ, ठीक। देश का नाम, अपने देश के लिए प्राय हम इंडिया तथा जैसे भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला। इंडिया शब्द किससे निकला? इंडस से, जिसे संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है, ये चीज याद रखिएगा। अपने एटलस में ईरान यूनान का पता लगाने के लिए बोल रहा है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरान, इसीलिए बोला ना ईरान और यूनान, ईरान से आने वाले और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस कहा। इस नदी में पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। जो ईरान से लोग आए थे वो क्या बोले? हिंदोस, और यूनानियों ने इसको इंदोस कहा, और इसके पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा? इंडिया कहा। भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। कबीला और होता था इनका भरत नाम से। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी क्या कृति है, ऋग्वेद, उसमें मिलता है भरत कबीले के बारे में। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ये ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि। देखो पांडुलिपियों के बारे में हम कैसे जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरह से ये भोजपत्र पर तैयार किया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? भुर्ज नामक वृक्ष, ये कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पे? कश्मीर में। अब देखो इनके बारे में अतीत की जानकारी में हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी थी, इसलिए इसको पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के प्रयुक्त होने वाला शब्द जो था मैन्युस्क्रिप्ट था। ये लैटिन शब्द मैनु है, जिसका अर्थ है हाथ से निकला। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल में विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। आपसे पांडुलिपि से क्वेश्चन जरूर पूछेगा।
इतने वर्षों में इनमें कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया, तो कई कोई नष्ट हो गई। फिर भी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। जैसे ये पांडुलिपियां मंदिर और बिहारों से प्राप्त होती, वहां पे आराम से रखा हुआ है, तो कुछ नहीं हुआ है इनको। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता और नाट्य भी मिलते हैं, नाटक वगैरह भी मिलते हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए, तो जब कोई अन्य प्राकृतिक भाषा में, कोई तमिल में। कोई प्राकृतिक भाषा का प्रयोग कौन करते थे? आम लोग करते थे। कौन करते थे जी? आम लोग। ठीक। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा कोई धातु पे या अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया, यानी लिखा हो। अब आप देखे होंगे मंदिर वंदिरों पे नाम लिखा होगा कि फलाने ने बनाया ऐसा, तब बना था, उन्होंने कौन कौन हेल्प किया, ऐसे लिखा रहता है ना, उसी तरह से है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्य के विवरण उत्कीर्ण कराए कि हमने ये काम किया, ऐसा किया, हमने ये जंग जीता। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाई में अर्जित किए गए विजयों का लेखा जोखा, मतलब हम ये युद्ध जीते, वो युद्ध जीते। ये देखो, ये वाली पांडुलिपि के बारे में। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हो। यह अभिलेख अशोक नामक शासन के आदेश पर उत्कीर्ण कराया गया था। इसके बारे में हम 7th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक। इसमें यह अभिलेख, एक चीज याद रखिए, यह अभिलेख जो है ना, यूनानी तथा आरामाइक नामक 2 भिन्न लिपियों की भाषाओं में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता। पुरातात्विद वे होते थे जो पत्थर, ईंट से बनी इमारतें, अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। उन्हें हम क्या कहते थे? पुरातात्विद कहते थे। देखो, इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है। ठीक। ये चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग कब होता था इस तरह के सिक्कों का प्रयोग? लगभग होता था 2500 वर्ष पूर्व। आज मतलब कि हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाला सिक्का, मतलब कैसे बहुत डिफरेंस है। देखो, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना इस सिक्के में। का अध्ययन करते हैं। औजारें, हथियार और बर्तन, आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई करते हैं। कौन? पुरातात्विद। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती है। तत्व ऐसे कठोर तथा जल्दी नहीं नष्ट होती। कुछ चीजें जो थी वो नष्ट नहीं हुई, इसी से वो लोग पढ़ते थे। पुरातात्विद जानवर, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां को ढूंढते थे, और इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में हम लोग क्या खाते थे, कैसे वनस्पति होते थे, कैसे, मतलब कि बहुत सी ये सब चीजें जो थी ना, बहुत मुश्किल से बच पाई हैं। या अन्न के दाने भी, लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे, और जले हुए जो मतलब अन्न बचे रहते थे, वो लेके ये लोग इसका खोज करते थे। ये समझ गए हो ना आप? पांडुलिपियां अभिलेख तथा पुरातत्व से जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। अब इतिहासकार किसको कहते हैं? इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते इतिहास के बारे में पढ़ना बहुत अब देखो, पुरातत्व स्रोत खोज लिए, लेकिन उसके बारे में पढ़ना भी तो होता है ना। तो कौन अतीत का अध्ययन कौन करते? इतिहासकारी। क्योंकि इनके स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इस इतिहासकार तथा पुरातात्विद उन जासूसों की तरह है जो इन स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करके अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। देखो, इसके बारे में क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्ष में लिखा हुआ अतीत पर ध्यान दिया होगा? नहीं। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया। ये पेडागोजी में पूछता है। ठीक। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि अलग अलग समूह के लोग इस अतीत के लिए अलग अलग मायने रखते। उदाहरण के लिए पशुपालक और कृषक का जीवन राजा रानी से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकार से बहुत भिन्न होता था। जिसके पास जैसा होता था उस तरह का डिफरेंस होता था। जैसा कि आज भी हम देखते हैं, उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहारों और ऋतु रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा करते हैं। इसके विपरीत शहर में लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। जैसे गांव वगैरह से सब कुछ आता है, तभी तो वो लोग किसानों से खरीदते हैं ना। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में बहुत कुछ जान के लिखते थे ये लोग। और शिकारी, मछुआरे, पशुपालक जैसे आम आदमी भी अपने कार्यों का लेखा जोखा जो थे वो लोग क्या करते थे? वो नहीं रखते थे, क्योंकि नहीं, इनको समझ में नहीं आता है। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन की जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कम जानकारी मिली है। आपसे ये पूछेगा। ठीक है। तिथियों का मतलब हम देखते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो शायद तुम उस दिन, जैसे आज पूछे क्या आज कौन सा डेट है, तो हम बताएंगे ना ये डेट है। और कौन सा ईयर है तो उस मतलब बताओगे कि 2000, या इसी तरह का कोई वर्ष बताओगे। उस वर्ष की यह गणना ईसा मसीह धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। इसका मतलब हम इसका गणना किससे करते हैं? ईसा मसीह के जन्म की तिथि के बाद से करते हैं। जैसे 2000 वर्ष कहने का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद।
ईसा मसीह के जन्म पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, मतलब कि जन्म के पूर्व जहाँ पे होगा तो ईसा पूर्व लिखा होगा, मतलब ईसा के जन्म के पहले के रूप में माने जाते हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तिथियां और इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, देखो अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ई पूर्व, मतलब इसका मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। आपसे पूछता है, कंफर्म पूछेगा, ठीक है। बीसी का मतलब क्या होगा? बिफोर क्राइस्ट। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई लिखा होता है, इसका अर्थ होता है एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्द से मिला। इसका मतलब वो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, एडी का। कभी कभी एडी की जगह सी तथा बीसी की जगह बीसी लिखा होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा कई बार पूछ चुका है। सी का अर्थ क्या होता है? कॉमन एरा। बीसी का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। फिर से बीसी का अर्थ, बीसीई का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा, सी का कॉमन एरा के लिए। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व में अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का उपयोग हो रहा है। भारत में तिथियों का इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ होता है। कभी कभी अंग्रेजी की में बीपी अक्षर होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। और अगर आपको नोट्स लेना है, हमारे पास नोट्स है। नोट्स की प्राइस है 21 रुपीज़। 21 रुपीज़ में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस सब मिल जाएगा। और उस लास्ट में आपको मैं कमेंट बॉक्स में नंबर दे देती हूँ और अभी भी नंबर बता दे रही हूँ, तो आप उस पर मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, फिर मैं आपको बता दूंगी कि कैसे नोट्स लेना है। 21 रुपये में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस तीनों मिल जाएगा। आप लोग नंबर लिख लीजिएगा 8960218203, यही है 8960218203। इस पर आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी।